अच्छा, तो ये हमारे पास बाउंडेड बफर प्रॉब्लम है शेयर्ड मेमोरी की। हमने कहा कि जहाँ पे एक से ज़्यादा प्रोसेसेस होते हैं, वहाँ पे उन्होंने आपस में कम्युनिकेट करना होता है। तो कम्युनिकेशन के लिए 2 मॉडल्स बताए थे, एक मैसेज पासिंग और एक शेयर्ड मेमोरी। तो शेयर्ड मेमोरी मीन्स एक रिसोर्स है, एक मेमोरी है और उसको मल्टीपल प्रोसेसेस ने जो है वो एक्सेस करना है। तो उसके लिए कौन-सी प्रॉब्लम आती है वो हमने यहाँ पे देखनी है। 2 तरह के हमने बफर देखे थे, एक बाउंडेड बफर और एक अनबाउंडेड बफर। उनमें से बाउंडेड बफर हम यहाँ पे ले रहे हैं, मीन्स एक लिमिट होगी कि कितने नंबर ऑफ प्रोसेसेस यहाँ पे प्रोड्यूस करके रख सकते हैं या उनको कंज्यूम कर सकते हैं, ठीक है? तो ये एक डाटा स्ट्रक्चर से यहाँ पे बताया हुआ है, इसका कोड आ गया है। बफर का साइज़ इन्होंने 10 ले लिया, स्ट्रक्चर डिफाइन कर दिया और यहाँ पे बफर का साइज़ यहाँ पे जो है इनिशियलाइज़ कर दिया बफर का साइज़ जो 10 लिया था उसके साथ, ठीक है? इन और आउट 2 जो है वेरिएबल ले लिए। इन जो है वो बताएगा कि नेक्स्ट जो आइटम है उसको प्रोड्यूस करके बफर की किस लोकेशन पे रखना है, ठीक है? इन हमें ये बताएगा और आउट हमें ये बताएगा कि कंज्यूमर ने जब कंज्यूम करना है तो किस मेमोरी लोकेशन से किस बफर से आइटम को कंज्यूम करना है, एक्सेस करना है, ठीक है? तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये थी कि बफर का साइज़ अगर 10 है, तो ये वहाँ पे 10-1 9 एलिमेंट्स को जो है वो यूज़ कर सकता है और एक जो है वो एक्सेस नहीं हो सकता बफर की लोकेशन। ये इसमें प्रॉब्लम थी, तो इसका हम कोड देख लेते हैं। अब यहाँ पे पहले प्रोड्यूसर का कोड है। आइटम नेक्स्ट प्रोड्यूस ये हमने एक लोकल वेरिएबल ले लिया आइटम नेक्स्ट प्रोड्यूस का, जहाँ पे प्रोड्यूसर जो है नेक्स्ट आइटम प्रोड्यूस करके वो रखे जो आइटम जो है नेक्स्ट आइटम प्रोड्यूस करने के लिए इस वेरिएबल को यूज़ करेगा, ठीक है? ये एक वेरिएबल है, लोकल वेरिएबल, जो सिर्फ़ प्रोड्यूसर के कोड के अंदर ही यूज़ होगा। व्हाइल ट्रू, ठीक है? जब तक हमारी कंडीशन ट्रू रहेगी, तब तक क्या होगा? प्रोड्यूस एन आइटम इन द नेक्स्ट प्रोड्यूस, ठीक है? प्रोड्यूसर जो है वो आइटम प्रोड्यूस करता रहेगा और बफर के अंदर रखवाता रहेगा। लेकिन सबसे पहले प्रोड्यूस करने से पहले और बफर में रखने से पहले वो ये चेक करेगा कि क्या बफर फुल तो नहीं है। अगर जो है बफर फुल है, तो फिर तो वो वेट करेगा, प्रोड्यूस करके रखने के लिए स्पेस ही नहीं होगी, ठीक है? तो अब यहाँ पे सबसे पहले उसको चेक करने के लिए कि बफर हमारा फुल तो नहीं है, कंडीशन है हमारे पास व्हाइल इन प्लस 1। इन क्या था? इन बताएगा कि नेक्स्ट प्रोड्यूस करके कहाँ पे रखना है, ठीक है? तो इन जो लोकेशन बताएगा कि यहाँ पे प्रोड्यूस करके रखना है, +1 उससे नेक्स्ट वाली लोकेशन को ये चेक करेगा, ठीक है? इन लेट्स सपोज़ 3 है तो +1 4th वाली लोकेशन को चेक करेगा। 4th मोड ऑफ बफर का साइज़ जितना बफर का साइज़ हमने 10 दिया हुआ था, ठीक है? अब ये मोड ऑफ बफर साइज़ मोड दे के ये चेक करेगा कि जो लोकेशन आ रही है, कहीं वो आउट के इक्वल तो नहीं है। आउट मीन्स जहाँ से उसने कंज़्यूम करना है। तो मीन्स यहाँ पे चेक करें कि जहाँ पे प्रोड्यूस करके रखना है उससे नेक्स्ट लोकेशन और आउट कहीं सेम तो नहीं आ रही। अगर ये सेम आ रही है तो इसका मतलब क्या है कि बफर हमारा फुल है, ठीक है? डू नथिंग फिर ये कुछ भी नहीं करेगा, ठीक है? ये सेमीकोलन खाली जो लगाया हुआ है इसका मतलब है डू नथिंग फिर वो कुछ भी नहीं करेगा, फिर वो वेट करेगा क्योंकि हमारा बफर जो है ये फुल है। ठीक है? प्रोड्यूस करके रखने के लिए कोई लोकेशन इस टाइम एम्प्टी है ही नहीं है जहाँ पे प्रोड्यूस करके रखेगा। इस वजह से जो है ये तो हमारा कमेंट हो गया डू नथिंग ठीक है? लेकिन ये जो सेमीकोलन लगाया हुआ है इसका मतलब ये है व्हाइल के बाद सेमीकोलन नहीं आता। लेकिन यहाँ पे व्हाइल के बाद सेमीकोलन लगाया हुआ है इसका मतलब है डू नथिंग ये कुछ भी नहीं करेगा, ये सिर्फ वेट करेगा यहाँ पे। ठीक है? तो इस वाली कंडीशन की आपको समझ आई है कि प्रोड्यूसर ने प्रोड्यूस करके रखना है, लेकिन वो प्रोड्यूस करने से पहले चेक करेगा कहीं मेरा बफर फुल तो नहीं है। अगर जो है ये n+1 की लोकेशन बफर साइज़ पे मोड़ देके वही वाली लोकेशन आ जाती है, इसको आप कैलकुलेट करके देखेंगे। कहीं ये वाली लोकेशन हमारे आउट के इक्वल तो नहीं है जहाँ से कंज़्यूम करना है। अगर ये दोनों इक्वल है तो इसका मतलब है बफर फुल है। अगर बफर फुल है ये कंडीशन ट्रू हो जाती है व्हाइल तो डू नथिंग सेमीकोलन लगा दिया है। ये कुछ भी नहीं करेगा, ये यहाँ पे वेट करेगा कि जब तक लोकेशन कोई खाली नहीं हो जाती तब तक ये वेट करेगा। ठीक है? फिर अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती मतलब हमारा बफर जो है फुल नहीं है, तो फिर वो क्या करेगा? फिर ये वाली कंडीशन तो चलेगी नहीं व्हाइल वाली, फिर ये वाली कंडीशन चलेगी। फिर वो नेक्स्ट प्रोड्यूस करेगा और प्रोड्यूस करके जो इन वाली लोकेशन है उसमें रख देगा। ठीक है? नेक्स्ट आइटम प्रोड्यूस करेगा और उसको बफर की इन वाली लोकेशन में रख देगा। इन बताएगा कि कहाँ पे रखना है।
ठीक है, यहाँ पे n+1 किया है, जहाँ पे वो देख रहा है कि जहाँ पे रखना है उससे नेक्स्ट वाली लोकेशन फुल तो नहीं है, उसका मतलब है वो जो है हमारा फुल है। ठीक है, तो जब ये प्रोड्यूस करके यहाँ पे रख लेगा, तो फिर क्योंकि इन वाली लोकेशन में तो हमने आइटम रख दिया प्रोड्यूस करके, अब इनको हमने इंक्रीमेंट करके एक नेक्स्ट लोकेशन के ऊपर रखना है, ताकि नेक्स्ट आइटरेशन के अंदर जो है वो n+1 वाली लोकेशन को जो है इन कहे और वहां पे जो है वो रखा जाए। ठीक है, तो फिर n+1 की जो लोकेशन है मोड ऑफ बफर साइज, उसको हमने इन को दे दिया। ठीक है, ये मोड जब हम देते हैं ना, सपोज 3+1 4 लोकेशन है, मोड ऑफ 10 हम देंगे तो ये 4 ही आएगा। ठीक है, इसको आप करके देख लें, तो वो नेक्स्ट टाइम फोर्थ वाली लोकेशन को इन कहेगा। ठीक है, तो ये एक फार्मूला से यहाँ पे कंडीशन सी दी हुई है जिसको हम फॉलो कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, प्रोड्यूसर ने प्रोड्यूस करना है आइटम। प्रोड्यूस करने के लिए पहले वो चेक करेगा कहीं हमारा बफर फुल तो नहीं है, अगर बफर फुल है तो वो वेट करेगा, अदरवाइज वो आइटम को प्रोड्यूस करके इन में रखवा देगा और इन को एक इंक्रीमेंट कर देगा, ताकि नेक्स्ट टाइम इन जो है लोकेशन वो हमारी नेक्स्ट आगे वाली को लोकेट करे और वहां पे आइटम प्रोड्यूस करके रखा जाए। इसकी समझ आ गई है? इसमें कोई मसला है आप लोगों को? अगर कुछ पूछना है तो पूछ लें, ताकि आगे कंज्यूमर वाला फिर मैं आपको करवा दूं। मैम एक बार रिपीट करते हैं ज़रा थोड़ा सा, ठीक है, याद करिए तो। हमने क्या करना है, प्रोड्यूसर ने एक आइटम प्रोड्यूस करके रखना है। ठीक है, एक लोकल वेरिएबल लिया, वाइल की कंडीशन लगाई, जब तक ट्रू होगा तब तक ये क्या है, आइटम प्रोड्यूस करके रखते रहना है। ठीक है, अब आइटम प्रोड्यूस करने से पहले क्या काम करना है, इसने चेक करना है कहीं मेरा बफर फुल तो नहीं है। बफर फुल करने की कंडीशन चेक करने के लिए ये है वाइल n+1 मोड ऑफ बफर साइज इज इक्वल टू आउट। ये कंडीशन है जिसमें हम क्या चेक करते हैं कि हमारा बफर फुल तो नहीं है। ठीक है, अगर ये बफर फुल है तो फिर क्या है, डू नथिंग, कुछ भी नहीं करना, वेट करना जब तक बफर हमारा एम्प्टी नहीं हो जाती कोई लोकेशन जहाँ पे हम रख सकें। ठीक है, फिर अगर जो है ये कंडीशन ट्रू नहीं है, ठीक है, फॉल्स हो जाती है, मीन्स यहाँ पे हमारा बफर फुल नहीं है। ठीक है, कोई लोकेशन खाली है जहाँ पे हम प्रोड्यूस करके रख सकते हैं, फिर ये वाली तो स्किप हो जाएगी क्योंकि कंडीशन ही फॉल्स हो गई है, फिर ये वाली कंडीशन चलेगी। नेक्स्ट प्रोड्यूस ने प्रोड्यूस किया और बफर के इन में रख दिया कि ये वाली लोकेशन खाली थी, यहाँ पे रख दिया, आइटम को प्रोड्यूस करके कोई एलिमेंट जनरेट करके यहाँ पे रख दिया, और इन लोकेशन+1 इन से नेक्स्ट वाली लोकेशन को जो है इन कह दिया, ताकि नेक्स्ट टाइम जब प्रोड्यूस करना हो तो इन की कौन सी लोकेशन हो, इन पे तो हमने प्रोड्यूस करके रख दिया, n+1 को अब इन कह दिया ताकि नेक्स्ट टाइम ये वाली लोकेशन हो जहाँ पे प्रोड्यूस करके रखना है हमने। ठीक है, अब ये वाली कंडीशन मैं आपको दोबारा बता देती हूँ। इन हमें क्या बता रहा था, जहाँ पे आइटम प्रोड्यूस करके रखना है। सपोज मैं कहती हूँ कि 2 वाली लोकेशन जो है यहाँ पे इन 2 को जो है वो इस टाइम इंडिकेट कर रहा है 2 वाली लोकेशन को। तो 2+1 3 वाली लोकेशन चेक होगी कि इन जहाँ पे मैं प्रोड्यूस करके रखने लगा हूँ, उससे आगे वाली लोकेशन को मैं चेक करता हूँ कि कहीं वो वाली लोकेशन मेरे आउट की इक्वल तो नहीं है। आउट किसको इंडिकेट करेगा, कंज्यूमर को, जहाँ से कंज्यूमर ने कंज्यूम करना है, कि अगर कंज्यूमर ने जहाँ से कंज्यूम करना है वहां पे भी एलिमेंट पड़ा हुआ है और n+1 मतलब जहाँ पे मैं रख रहा हूँ एलिमेंट, उससे आगे वाली लोकेशन आउट की इक्वल है, मतलब फुल हो गया मेरा बफर। क्योंकि इसके अंदर प्रॉब्लम ये है कि ये पूरे के पूरे बफर को जो है वो यूज़ नहीं करता, उससे एक साइज़ -1 को जो है ये यूज़ करता है। अगर 10 साइज़ दिया है तो ये 10-1 9 को जो है वो यूज़ कर रहा है बफर के साइज़ को। इस वजह से यहाँ पे इन जो लोकेशन है जहाँ पे प्रोड्यूस करके रखना है, +1 ये उससे आगे वाली लोकेशन को चेक करेगा कि कहीं वो मेरे आउट के इक्वल तो नहीं है, क्या मेरा in+1 इज़ इक्वल्स टू आउट तो नहीं है। अगर ये in+1 इज़ इक्वल्स टू आउट हो जाता है तो इसका मतलब है बफर फुल हो गया है। बफर फुल हो गया तो फिर वो प्रोड्यूस करके कहाँ पे रखेगा? फिर ठीक है, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है इसका मतलब है बफर फुल है। ठीक है, तो फिर ये कंडीशन ट्रू है तो ये वाला चल जाएगी कंडीशन, ये वाली, जिसका मतलब है कि डू नथिंग, कुछ भी नहीं करना, वेट करना है क्योंकि बफर फुल है। अगर ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाती है, मतलब आपका बफर फुल नहीं है, कोई ना कोई लोकेशन पड़ी हुई है, फिर आप आइटम को प्रोड्यूस करेंगे और इन में रखवा देंगे। ठीक है, और नेक्स्ट जो जैसे हम ये कहते हैं कि हमारी लोकेशन 5 वाली है, इसके ऊपर मैंने कुछ रखवा दिया है, नेक्स्ट टाइम लोकेशन 6 वाली को इंडिकेट करना है, तो मैं क्या करती हूँ,
5 + 1 6 कर देती हूँ और इंडिकेट नेक्स्ट टाइम वो किसको करता है, 6 को करता है। इसी टाइम इन की जो भी लोकेशन है +1 करके जो है हम इन को दे देंगे ताकि नेक्स्ट टाइम आइटम प्रोड्यूस करके इन में रखें। ठीक है, अब समझ आइए इसकी। जी मैम। ठीक है, इसको जब आप ड्राई रन करेंगे ना पेज के ऊपर, बफर लेंगे 10 एलिमेंट्स का, उसके ऊपर इसको इस कंडीशंस को इसी तरह से आप चला के देखेंगे। फिर आपको ये सही तरह से क्लियर समझ आ जाएगा कि किस तरह से आइटम प्रोड्यूस करके रख रहे हैं या नहीं। ठीक है, अभी हम देख लेते हैं इसको। आगे कंज्यूमर का सेम कोड है, थोड़ा सा डिफरेंस है इसके अंदर। कंज्यूमर के लिए लोकल वेरिएबल हमने ले लिया नेक्स्ट कंज्यूम। ठीक है, जिसने क्या है वहाँ नेक्स्ट प्रोड्यूस था, जिसने प्रोड्यूस करना था। यहाँ पे नेक्स्ट कंज्यूम है, जिसने एलिमेंट को कंज्यूम करना है। ठीक है, वहां से एक्सेस करना है बफर में से। वाइल ट्रू, अब यहाँ पे क्या इसने कंज्यूम करना है, तो इसने कंज्यूम करने से पहले चेक करना है कहीं मेरा बफर एम्प्टी तो नहीं है, कहीं मेरा बफर खाली तो नहीं है। अगर खाली है तो उसमें से वो कंज्यूम ही नहीं कर सकता जब तक कोई प्रोड्यूस करके नहीं रखेगा। ठीक है, प्रोड्यूसर चेक कर रहा था फुल तो नहीं है ताकि प्रोड्यूस करके रखा जा सके। कंज्यूमर चेक करेगा कि कहीं बफर एम्प्टी तो नहीं है, खाली तो नहीं है। अगर खाली है तो वो कंज्यूम किसी को भी नहीं करेगा, वेट करेगा जब तक प्रोड्यूस करके नहीं रख लेता। ठीक है, तो यहाँ पे ये कंडीशन है वाइल इन इज इक्वल टू आउट, जिसके अंदर चेक करेगा इन और आउट दोनों इक्वल तो नहीं है। अगर इन और आउट दोनों इक्वल हो गए इसका मतलब है हमारा जो बफर है वो एम्प्टी है, उसके अंदर कुछ भी नहीं पड़ा हुआ। ठीक है, वहां पे फुल चेक करने के लिए इन +1 इज इक्वल टू आउट था। ठीक है, कि इन से आगे वाली लोकेशन को आउट के इक्वल चेक किया है, कहीं फुल तो नहीं। यहाँ पे इन इज इक्वल टू आउट चेक कर रहे हैं, क्या इन और आउट दोनों इक्वल तो नहीं है। ठीक है, अगर इन और आउट दोनों इक्वल है तो इसका मतलब है हमारा बफर एम्प्टी है। ठीक है, अगर एम्प्टी है तो डू नथिंग, कुछ भी नहीं करना, वेट करना है। ठीक है, जब तक कोई ना कोई आइटम उसके अंदर आ नहीं जाता कंज्यूम करने के लिए। अगर जो है इन और आउट हमारा इक्वल नहीं है, ठीक है, दोनों सेम लोकेशन नहीं है, इसका मतलब है कोई ना कोई एलिमेंट उसके अंदर पड़ा हुआ है जिसके अंदर जो है हमारा आउट जिसको इंडिकेट कर रहा है। फिर हम क्या करेंगे, आउट वाली लोकेशन से एलिमेंट को एक्सेस करेंगे, उसको कंज्यूम करेंगे और नेक्स्ट कंज्यूम को दे देंगे। ठीक है, तो वो कंज्यूम कर ले। और यहाँ पे इसी तरह से जिस तरह वहाँ पे इन +1 किया था ताकि नेक्स्ट टाइम इन +1 को इंडिकेट किया जाए, यहाँ पे क्या आउट +1 मोड ऑफ बफर साइज दे दिया और नेक्स्ट टाइम आउट आउट जो है वो आउट से नेक्स्ट वाली लोकेशन आउट बना के उसमें से कंज्यूम करेगा। ठीक है, तो ये इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है, इनको मैं एक दफा ब्रीफली आपको बता देती हूँ। प्रोड्यूसर ने क्या करना है, प्रोड्यूस करना है। प्रोड्यूस करने के लिए पहले वो चेक करेगा कि आपका बफर जो है वो फुल तो नहीं है। अगर फुल है तो वो उसमें से प्रोड्यूस करके रख नहीं सकता। ठीक है, इस वजह से वो वेट करेगा। अगर जो है वो बफर फुल नहीं है, वहाँ पे लोकेशन है, फिर वो वहाँ से प्रोड्यूस करेगा और इन में रखवा देगा। ठीक है, और इन +1 नेक्स्ट वाली लोकेशन है उसको इन कह देगा ताकि नेक्स्ट टाइम वहाँ पे प्रोड्यूस करके रखा जाए। कंज्यूमर ने क्या करना है, एलिमेंट को कंज्यूम करना है, बफर से उठाना है। ठीक है, तो एक्सेस करना है। उसके लिए वो पहले चेक करेगा इन और आउट दोनों इक्वल तो नहीं है। अगर इन और आउट दोनों इक्वल हैं तो उसका मतलब है आपका बफर एम्प्टी है, कोई चीज़ वहाँ पे पड़ी नहीं है, कोई आइटम वहाँ पे पड़ा ही नहीं है जिसको एक्सेस करना है, कंज्यूम करना है। तो फिर डू नथिंग, कुछ भी नहीं करना। ठीक है, वेट करना है। अगर जो ऐसा नहीं है, आपका इन और आउट इक्वल नहीं है, ये कंडीशन जो है वो पास हो जाती है क्योंकि इसमें आना ही नहीं है, इन और आउट दोनों इक्वल ही नहीं है। तो फिर बफर की जो आउट वाली लोकेशन है वहाँ से एलिमेंट को उठाएगा, नेक्स्ट कंज्यूम को दे देगा, कंज्यूम कर लेगा और आउट +1 जो आउट की नेक्स्ट वाली लोकेशन है उसको आउट कह देगा कि नेक्स्ट टाइम यहाँ से कंज्यूम करना है। ठीक है, तो अब ये कुछ क्लियर हो गया। बता दे जरा, कुछ कुछ समझ आ गई है। फिर इसके बाद जब आप इसको पढ़ेंगे, इसको ड्राई रन करेंगे, फिर ये सही तरह से क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक है, ओके मैम। अच्छा, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन शेयर्ड मेमोरी। अब हमने कहा शेयर्ड मेमोरी है, इन प्रोसेसेस के दरमियान जो है कम्युनिकेशन होना है जिसको हम आईपीसी कहते हैं। वो क्या है, एन एरिया ऑफ मेमोरी शेयर्ड अमंग द प्रोसेसेस दैट विश टू कम्युनिकेट। जो जो प्रोसेस अब कम्युनिकेट करना चाहता है एक दूसरे के साथ, वो क्या काम करेंगे, एक शेयर्ड मेमोरी है उसको जो है शेयर करेंगे, उसी मेमोरी के अंदर सारे आके अपनी इंफॉर्मेशन रखेंगे और वहीं से एक्सेस करेंगे। ठीक है, द कम्युनिकेशन इज अंडर द कंट्रोल ऑफ द यूजर प्रोसेस, इज नॉट ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है,
कि जो ये शेयर्ड मेमोरी हम दे रहे हैं और प्रोसेसेस ने कम्युनिकेट करना है, ये यूज़र के कंट्रोल में होगा, क्योंकि यूज़र ही मेमोरी उनको बताएँगे और यूज़र के प्रोसेसेस होंगे जो आपस में कम्युनिकेट करना चाहते हैं। यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम का कोई काम नहीं है। मेजर इश्यू इज़ टू प्रोवाइड मैकेनिज़्म दैट विल अलाउ द यूज़र टू सिंक्रोनाइज़ देयर एक्शन व्हेन दे एक्सेस शेयर्ड मेमोरी, ठीक है? अब यहाँ पे क्या है कि जब वो एक मेमोरी लोकेशन, एक शेयर्ड मेमोरी है जिसको वो यूज़ कर रहे हैं, जिसको उन्होंने एक्सेस करना है, प्रोसेस 1, 2, 3 ये सब ने कम्युनिकेट करना किस एक ही मेमोरी के थ्रू। तो यहाँ पे कहा जाता है कि उन प्रोसेसेस के जो एक्शन है वो सिंक्रोनाइज़ हो। सिंक्रोनाइज़ का मतलब है कि मतलब अगर एक प्रोसेस 1 कोई काम कर रहा है, तो प्रोसेस P2 उसके बाद काम करे, उसको पता हो कि प्रोसेस P1 ने ये वाला काम कर लिया है, ठीक है? अगर वो एकदम से सारे आ जाएँगे, अपना-अपना काम वहाँ पे करना स्टार्ट कर देंगे, तो क्या है वो डिसऑर्डर हो जाएगा, ठीक है? अरेंजमेंट नहीं रहेगी कि उसने क्या काम किया, दूसरे ने क्या काम किया है, वो आपस में सिंक्रोनाइज़ नहीं रहेंगे, जिसकी वज़ह से जो रिज़ल्ट्स हैं, वो गलत प्रोड्यूस हो सकते हैं, ठीक है? तो ये वाली आगे इस प्रॉब्लम को भी आगे हमने डिटेल से पढ़ना है, लेकिन यहाँ पे ये है कि मेजर इश्यू यही है कि जब शेयर्ड मेमोरी को सारे प्रोसेसेस यूज़ करते हैं, तो आपस में सिंक्रोनाइज़ नहीं रहते, ठीक है? तो हमारा जो प्रॉब्लम है वो यही है, सिंक्रोनाइज़ेशन का है। हमने इन प्रोसेसेस को क्या है सिंक्रोनाइज़ करना है। एक ऑर्डर, एक अरेंजमेंट देनी है, एक अलाइनमेंट देनी है, ठीक है? ताकि एट द एंड जो रिज़ल्ट है वो गलत प्रोड्यूस ना हो। तो सिंक्रोनाइज़ेशन का एक पूरा चैप्टर है, चैप्टर 5, जिसके अंदर ये अगर आपको ये अभी थोड़ी-सी कन्फ्यूजन है ना पीछे, तो ये चैप्टर 5 के अंदर जाके क्लियर हो जाएगी। वहाँ पे हमने डिफरेंट इसके मेथड पढ़ना है सिंक्रोनाइज़ेशन के, कि हम इन प्रोसेसेस के दरमियान कम्युनिकेट किस तरह से करवाएँगे। प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम आगे अभी 2 दफ़ा और रिपीट होनी है, ठीक है? तो ये आपको क्लियर हो जाएगा वहाँ पे। अच्छा, अब है इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, मैसेज पासिंग, ठीक है? मैसेज पासिंग के अंदर क्या है, मैकेनिज्म फॉर प्रोसेसेस टू कम्युनिकेट एंड टू सिंक्रोनाइज देयर एक्शन। प्रोसेसेस आपस में क्या है कम्युनिकेट करें और अपने एक्शंस को क्या है सिंक्रोनाइज करें, ठीक है? करना दोनों ने सिंक्रोनाइज एक्शन ही है, ठीक है? चाहे वो मैसेज पासिंग कर रहे हैं, चाहे वो मेमोरी शेयर कर रहे हैं, ठीक है? लेकिन सिंक्रोनाइजेशन रहनी चाहिए, क्योंकि कोई भी मेथड है रिजल्ट्स एट द एंड जो रॉन्ग है वो नहीं होने चाहिए। अच्छा, मैसेज पासिंग के अंदर क्या होता है, प्रोसेसेस कम्युनिकेट विद ईच अदर विदाउट रिसॉर्टिंग टू शेयर्ड वेरिएबल, ठीक है? कि प्रोसेसेस आपस में कम्युनिकेट करें, लेकिन जो शेयर्ड वेरिएबल है, जैसे हमने पहले कहा है मैसेज पासिंग, उसको रीसॉर्ट नहीं करना। सॉर्ट क्या होता है, अरेंज करना, ठीक है? तो जो उसकी अरेंजमेंट है, जो अलाइनमेंट है, जो ऑर्डर है, उसी में ही रहे, उसको बार बार से चेंज नहीं करे, वरना वो सिंक्रोनाइज नहीं रहेंगे आपस में, ठीक है? और प्रॉब्लम हो जाएगी। आईपीसी इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन जो है, इसके अगर हम मैसेज पासिंग यूज़ कर रहे हैं तो इसके 2 ऑपरेशन हो सकते हैं, एक मैसेज सेंड करने का और एक मैसेज रिसीव करने का, ठीक है? अब जो मैसेज का साइज़ है वो डिफरेंट हो सकता है, वो फिक्स भी हो सकता है, वो वेरिएबल भी हो सकता है, ठीक है? हो सकता है मैसेज का साइज़ फिक्स कर दिया जाए कि इतना मैसेज है जो सेंड और रिसीव हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है वेरिएबल साइज़ दे दें जितना मर्ज़ी ये छोटा मैसेज सेंड और रिसीव हो सके, ठीक है? तो इसको भी आगे हम देख लेते हैं। मैसेज पासिंग, अब अगर इफ प्रोसेस पी एंड क्यू विश टू कम्युनिकेट, अगर 2 प्रोसेसेस है, एक पी है एक क्यू है, उनकी ये विश है कि वो आपस में कम्युनिकेट करें, तो वो क्या करेंगे, एस्टैब्लिश अ कम्युनिकेशन लिंक, एक लॉजिकल लिंक जो है वो क्रिएट कर लेंगे, ठीक है? कोई फिजिकली लिंक तो होगा नहीं, जैसे हम एक दूसरे को मैसेज करते हैं तो कोई फिजिकल लिंक, कोई वायर तो नहीं ना लग जाती, एक लॉजिकल लिंक क्रिएट होता है, ठीक है? बिटवीन प्रोसेसेस, ईच मैसेज वाया सेंड और रिसीव, ठीक है? तो मैसेज के 2 ही काम है, या सेंड होना या रिसीव होना है। लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करते हुए कौन-कौन से इश्यूज़ आ सकते हैं मैसेज पासिंग को हम देख लेते हैं। हाउ आर लिंक्स एस्टैब्लिश, सबसे पहले लॉजिकल लिंक किस तरह एस्टैब्लिश होना है, ठीक है? वो सेंडर और रिसीवर का पता होना चाहिए। कैन अ लिंक बी एसोसिएटेड विद मोर देन 2 प्रोसेसेस, तो क्या वो लिंक जो है वो 2 से ज़्यादा प्रोसेसेस के दरमियान हो सकता है? मतलब 2 लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं तो वही वाला लिंक तीसरों को शेयर हो सकता है, ठीक है? ये इश्यूज़ हैं जिनको हमने देखना है। हाउ मेनी लिंक्स कैन बी देयर बिटवीन एवरी पेयर ऑफ कम्युनिकेटिंग प्रोसेसेस, 2 लोगों का पेयर है, प्रोसेस 1 और प्रोसेस 2 का, तो उनके दरमियान मैक्सिमम कितने लिंक हो सकते हैं? एक ही लिंक होगा जिसके थ्रू जो है वो दोनों कम्युनिकेट कर रहे हैं, ठीक है? व्हाट इज़ द कैपेसिटी ऑफ लिंक, तो उस लिंक की कैपेसिटी क्या है? उसके ऊपर कितना बर्डन जो है, कितनी ट्रैफिक जो है हम भेज सकते हैं मैसेजेस की? इज़ द साइज़ ऑफ अ मैसेज दैट द लिंक कैन अकोमोडेट फिक्स और वेरिएबल, ठीक है? फिर मैसेज का साइज़ कितना होगा जिसको अकोमोडेट वो लिंक आसानी से कर सकेगा?
ठीक है, फिक्स साइज रख दिया जाएगा या वेरिएबल साइज रख दिया जाएगा। ठीक है, ये सारे इश्यूज हैं। इज अ लिंक यूनि डायरेक्शन और बाई डायरेक्शन, तो क्या वो लिंक यूनि डायरेक्शन होगा, मीन्स एक साइड से ट्रैफिक जा सकेगी, या बाई डायरेक्शन होगा। ठीक है, दोनों डायरेक्शन से सेंड और रिसीव एट द सेम टाइम काम कर सकेंगी। ठीक है, तो ये कुछ इश्यूज है मैसेज पासिंग के। अच्छा, अब इम्प्लीमेंट अगर करना है कम्युनिकेशन लिंक फिजिकली, तो ये होगा कोई मेमोरी शेयर्ड होगा, कोई हार्डवेयर बस होगी, कोई नेटवर्क होगा जिसके थ्रू जो है लिंक जनरेट कर लिया जाएगा और कम्युनिकेट कर लिया जाएगा। लेकिन लॉजिकल जो है अब वो लिंक जो है वो डायरेक्ट रखना है या इनडायरेक्ट रखना है। ठीक है, ये सारी हेडिंग्स आगे डिटेल में है जिनको हम देखते हैं। ठीक है, डायरेक्ट लिंक रखना है या इनडायरेक्ट रखना है, लिंक को सिंक्रोनियस रखना है या एसिंक्रोनियस रखना है, ऑटोमेटिक होगा या एक्सप्लिसिट बफरिंग होगी। ठीक है, इनको हम बारी बारी आगे देख लेते हैं। सबसे पहले डायरेक्ट कम्युनिकेशन। ठीक है, अगर डायरेक्ट लिंक जो है जनरेट करना है तो उसमें क्या होगा। तो यहाँ पे हमारे पास है डायरेक्ट कम्युनिकेशन। ठीक है, प्रोसेसेस ने अगर डायरेक्ट कम्युनिकेट करना है तो उसके लिए क्या है, प्रोसेसेस मस्ट नेम ईच अदर एक्सप्लिसिटली। जिन दो प्रोसेसेस ने कम्युनिकेट करना है उनका नेम जो है पहले से डिफाइंड होगा, पता होगा। ठीक है, सेंड और रिसीव के दो फंक्शन हैं। सेंड में क्या है, पी और मैसेज। मैसेज वो होगा जो आपने मैसेज लिखा हुआ है, जो आपने मैसेज सेंड करना है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, पी, जिस प्रोसेस को आपने मैसेज सेंड करना है। ठीक है, सेंड का फंक्शन है जिसमें आप बताएंगे कि किस प्रोसेस को आपने ये मैसेज सेंड करना है। पी उसका नाम है, यहाँ पे जो भी प्रोसेस का नाम होगा वो आप रख लेंगे। हमने प्रोसेस के नाम यहाँ पे पी एंड क्यू रखे हैं। ठीक है, पी वो प्रोसेस जिसको मैसेज सेंड करना है, और यहाँ पे वो मैसेज जो मैसेज आपने लिखा है। ठीक है, सेंड अ मैसेज टू प्रोसेस पी। रिसीव में क्या है, क्यू एंड मैसेज। ठीक है, वो प्रोसेस जिसने यहाँ पे रिसीव करना है मैसेज, और यहाँ पे वो मैसेज जो मैसेज आया है आपको। ठीक है, रिसीव अ मैसेज फ्रॉम अ प्रोसेस क्यू। ठीक है, अब यहाँ पे क्यू जो है वो सेंडर है जिसने मैसेज सेंड किया है, और पी जो है रिसीवर है। तो क्यू की तरफ से मैसेज जो है पी को पहुंचा है। ठीक है, तो सेंड करने के लिए रिसीवर का और मैसेज, और रिसीव के लिए सेंडर का नेम कि कहाँ से ये मैसेज आया है, और साथ में वो मैसेज आ जाएगा। ठीक है, तो ये दो फंक्शन है डायरेक्ट कम्युनिकेशन के लिए। मतलब दो प्रोसेस है पी और क्यू, उन्हीं के दरमियान कम्युनिकेट हो रहा है, डायरेक्ट मैसेज जा रहा है पी और क्यू के दरमियान। दरमियान में कोई मीडियम नहीं है, कोई इंटरमीडियरी नहीं है। ठीक है, अब प्रॉपर्टीज क्या है इस लिंक की, लिंक्स आर स्टैब्लिश ऑटोमेटिकली। ठीक है, लॉजिकल लिंक है, दोनों के नेम रखे हुए हैं, दोनों के एड्रेसेस है, लिंक इनके दरमियान जनरेट हो जाएगा। अ लिंक इज एसोसिएटेड विद एग्जैक्टली वन पेयर ऑफ कम्युनिकेटिंग प्रोसेस। ठीक है, अब ये जो लिंक है ये एक पेयर होगा दो प्रोसेस का, एग्जैक्टली उन्हीं के दरमियान शेयर हो रहा है और किसी के दरमियान शेयर नहीं होगा। ठीक है, दो प्रोसेस के दरमियान ही लिंक शेयर हो रहा है। बिटवीन ईच पेयर देयर एग्जिस्ट एग्जैक्टली वन लिंक। ठीक है, एक पेयर है, उनके दरमियान के एक ही लिंक शेयर होना है, और दूसरा कोई पेयर ऑफ प्रोसेसेस है, कोई दो और प्रोसेसेस है एक्स वाई, उनके दरमियान उन्हीं का लिंक शेयर होना है। ठीक है, तो दो प्रोसेस के दरमियान एक एक लिंक शेयर होगा जिसके थ्रू जो है वो कम्युनिकेट करेंगे। द लिंक में बी यूनि डायरेक्शन बट इट इज यूजली बाई डायरेक्शन। यूनि डायरेक्शन भी हो सकता है, मतलब अगर एक प्रोसेस सेंड कर रहा है तो दूसरा वेट करेगा रिसीव होने के लिए, एट द सेम टाइम वो भी मैसेज आगे से बैक आपको नहीं सेंड कर सकता। ठीक है, लेकिन यूजली जो है ये बाई डायरेक्शन होते हैं। ठीक है, सेंड और रिसीव दोनों को परमिशन होती है, पी और क्यू दोनों को, कि वो एट द सेम टाइम मैसेज सेंड भी कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं। ठीक है, अब इनडायरेक्ट अगर कम्युनिकेशन है तो उसमें क्या है, इनडायरेक्ट में ये है कि दो प्रोसेसेस कम्युनिकेट तो करेंगे लेकिन वो डायरेक्ट नहीं कर रहे, उनके दरमियान जो है एक इंटरमीडिएट मीडियम होगा जिसके थ्रू वो कम्युनिकेट करेंगे। ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, मेल बॉक्स कह देंगे। मैसेजेस आर डायरेक्टेड एंड रिसीव फ्रॉम मेल बॉक्स, आल्सो रेफर टू एज अ पोर्ट। इसको हम पोर्ट भी कह सकते हैं, मेल बॉक्स भी कह सकते हैं, मीडियम भी कह सकते हैं, कि दरमियान में एक मीडियम होगा जिसके थ्रू प्रोसेस अपना मैसेज जो है जनरेट करके वो मेल बॉक्स में रखेगा, और रिसीवर जो है मेल बॉक्स से मैसेज जो है वो रिसीव कर लेगा। ठीक है, तो ईच मेल बॉक्स हैज अ यूनिक आईडी।
मेल बॉक्स की एक यूनिक आईडी होगी और उस आईडी के थ्रू जो है उस मेल बॉक्स को एक्सेस करके मैसेज को वहाँ पे प्लेस किया जाएगा और वहाँ से रीड भी किया जाएगा, ठीक है। प्रोसेसेस कैन कम्युनिकेट ओनली इफ दे शेयर अ मेल बॉक्स, ठीक है। तो यहाँ पे अगर प्रोसेसेस जो है वो मेल बॉक्स को शेयर कर रहे हैं तो तभी वो कम्युनिकेट कर सकते हैं, डायरेक्ट कम्युनिकेट नहीं कर सकते, ठीक है। तो डायरेक्ट के अंदर क्या थे, दो प्रोसेसेस थे, दरमियान में कोई चीज़ नहीं थी, वो कम्युनिकेट कर रहे थे। यहाँ पे क्या है, इनडायरेक्ट है, तो दरमियान में एक मेल बॉक्स है, एक पोर्ट है, एक मीडियम है। सेंडर जो अपना मैसेज जो है लिखता है, वहाँ पे सेंड कर देता है, रिसीवर वहाँ से आके अपना अपना मैसेज जो है वो रिसीव कर लेता है, ठीक है। अब इस लिंक की क्या प्रॉपर्टीज होंगी इनडायरेक्ट की? लिंक एस्टैब्लिश्ड ओनली इफ प्रोसेसेस शेयर अ कॉमन मेल बॉक्स। अगर वो कॉमन मेल बॉक्स को दो प्रोसेसेस शेयर कर रहे हैं तभी वो वहाँ पे कम्युनिकेट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं, ठीक है। अ लिंक में बी एसोसिएटेड विद मैनी प्रोसेसेस। यहाँ पे क्या है कि वो लिंक जो है ये मैनी प्रोसेसेस के दरमियान जो है वो शेयर हो सकता है, क्योंकि दरमियान में मेल बॉक्स है, जितने मर्जी प्रोसेसेस वहाँ पे अपना मैसेज रख दे और जितने मर्जी वहाँ से आके रीड कर ले, ठीक है। लेकिन डायरेक्ट के अंदर क्या था कि दो के दरमियान ही हो रहा था, एक सिंगल लिंक जो है वो दो प्रोसेसेस के दरमियान था। यहाँ पे वो लिंक जो है मैनी प्रोसेसेस के दरमियान जो शेयर हो सकता है, क्योंकि दरमियान में मेल बॉक्स है, वहाँ पे सबकी यूनिक आईडीज हैं और उन आईडीज के थ्रू वो अपना मैसेज सेंड और रिसीव कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन वो जो मेल बॉक्स है वो शेयर हो रहा है मैनी प्रोसेसेस के दरमियान। ईच पेयर ऑफ प्रोसेसेस में शेयर सेवरल कम्युनिकेशन लिंक, ठीक है। तो हर एक जो पेयर ऑफ प्रोसेस है, जिस तरह से एक मेल बॉक्स डिफरेंट के दरमियान शेयर हो सकता है, इस तरह से एक पेयर ऑफ प्रोसेसेस के डिफरेंट मेल बॉक्स भी हो सकते हैं, ठीक है। कभी उसने एक प्रोसेस से लिंक करना है तो एक मेल बॉक्स के पास जा रहा है, दूसरे से लिंक करना है तो दूसरे के पास जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीपल जो है वो हो सकता है। लिंक में भी यूनिट डायरेक्शन और बाई डायरेक्शन, ठीक है, दोनों तरह के लिंक हो सकते हैं। ऑपरेशंस कौन कौन से हैं इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन के? क्रिएट अ न्यू मेल बॉक्स पोर्ट, ठीक है। क्या काम किया जाता है, एक मेल बॉक्स जो है वो जनरेट कर लिया जाता है, क्रिएट कर लिया जाता है। सेंड और रिसीव मैसेजेस थ्रू द मेल बॉक्स, मेल बॉक्स के थ्रू जो है फिर हम मैसेज सेंड और रिसीव कर सकते हैं और उसके बाद उस मेल बॉक्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं जब हमें उसकी ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। तो कम्युनिकेशन करने के लिए मेल बॉक्स जनरेट किया, अपने मैसेज सेंड और रिसीव किया, उसके बाद मेल बॉक्स को ख़त्म कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, सेंड का ऑपरेशन है जिसके थ्रू मैसेज सेंड करना है, तो उसके लिए क्या है, सेंड अ मैसेज टू मेल बॉक्स ए। ए जो है उस मेल बॉक्स का नाम है और साथ में मैसेज है। अब एक डिफरेंस है यहाँ पे, जब हम डायरेक्ट कर रहे थे तो हम वहाँ पे पी और क्यू लिख रहे थे, ठीक है, कि जिसको मैसेज रिसीवर का लिख रहे थे पी और सेंडर का साथ में क्यू लिख रहे थे मैसेज के साथ। लेकिन यहाँ पे पी और क्यू प्रोसेसेस के डायरेक्ट कम्युनिकेट नहीं हो रहा, मेल बॉक्स के थ्रू हो रहा है, तो उस मेल बॉक्स का जो नाम होगा वही हम लिखेंगे, सेंड में भी और रिसीव में भी, ठीक है, क्योंकि सेम मेल बॉक्स दोनों के दरमियान शेयर हो रहा है और साथ में वो मैसेज आ जाएगा, ठीक है। वहां पे क्या था, डायरेक्ट है तो हम लिख रहे थे सेंडर का और रिसीवर का नाम लिख रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे मेल बॉक्स के थ्रू हो रहा है, मेल बॉक्स दोनों का सेम है तो दोनों का ए, मेल बॉक्स का सेम नेम है ए जो दोनों के दरमियान शेयर हो रहा है और उसका नाम यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अच्छा, अब मेल बॉक्स की शेयरिंग का इन्होंने थोड़ा बताया हुआ कैसे कैसे शेयर हो रहा है। P1, P2, P3 शेयर कर रहे हैं मेल बॉक्स ए को, ठीक है, क्योंकि पहले भी बात हुई है, मेल बॉक्स का नाम क्या है ए, उसको जितने मर्जी प्रोसेसेस जो है वो आपस में शेयर कर सकते हैं। P1 सेंड, P2 और P3 मैसेज को रिसीव कर सकते हैं, ठीक है, कि मैसेज सेंड किया है प्रोसेस P1 ने, P2 और 3 उसको रिसीव कर सकते हैं, ठीक है। हु गेट्स द मैसेज, हमने कहा है दो प्रोसेस है P2 और P3, दोनों रिसीवर हैं, ठीक है। लेकिन इसमें से मैसेज किसको होगा, मैसेज अगर 2 को किया है तो 2 को ही रिसीव होना चाहिए, 3 को तो नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए क्या सोल्यूशन इन्होंने क्या बताया है, अलाउ अ लिंक टू बी एसोसिएटेड विद एट मोस्ट 2 प्रोसेसेस। लिंक तो शेयर हो रहा है दो से ज्यादा प्रोसेसेस के दरमियान। अलाउ ओनली वन प्रोसेस एट अ टाइम टू एग्जीक्यूट अ रिसीव ऑपरेशन, लेकिन जो रिसीव का ऑपरेशन है वो एट अ टाइम एक प्रोसेस पे ही एग्जीक्यूट हो सकता है जिसने उस मैसेज को रिसीव करना है, ठीक है। लिंक जितने मर्जी को दे दे लेकिन एट अ टाइम रिसीव एक ही करेगा, और रिसीव कौन करेगा, अलाउ द सिस्टम टू सिलेक्ट आर्बिट्रेरी द रिसीवर, ठीक है। यहाँ पे रेंडमली सिलेक्ट किया जाएगा रिसीवर,
ठीक है, जिसको सेंड किया जाएगा वही उसी को रिसीव करेगा, ठीक है, लिंक बेशक जितने मर्जी के दरमियान शेयर हो जाए, ठीक है, तो क्योंकि सिक्योरिटी पर्पस उसको भी देखना होता है, तो उसको भी साथ में मैनेज किया गया है। सेंडर इज नोटिफाइड हु द रिसीवर वाइज, ठीक है, तो रिसीवर कौन है, जिसने मैसेज को रिसीव किया है, उसका नाम जो है वो सेंडर को बता दिया जाता है, सेंडर को जो है नोटिफाई कर दिया जाता है कि आपने जिसको सेंड किया था उसको मैसेज रिसीव हो गया, उसका ये नाम है, वेरीफाई कर लें कि ये यही वाला रिसीवर है या कोई और था, ठीक है, तो इस तरह से इसको भी साथ में सिक्योरिटी को भी रखा गया है। अच्छा, यहाँ तक कोई मसला है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन में? चलिए आगे हम लोग करते हैं सिंक्रोनाइजेशन। सिंक्रोनाइजेशन क्या है, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, सिंक्रोनाइज करना, ठीक है, प्रोसेसेस के एक्शंस को सिंक्रोनाइज करना, ताकि उनके एक्शंस जो है वो वैलिड रहे, एक अरेंज फॉर्म में रहे, अलाइन फॉर्म में रहे, ठीक है, अगर सिंक्रोनाइज नहीं होंगे एक्शन उनके आपस में, मीन्स उनकी स्टेट सेम नहीं होंगी, तो वो क्या है, सारा एक इम्बैलेंस सा क्रिएट हो जाएगा और डिसऑर्डर सा हो जाएगा, रिजल्ट्स जो है वो वैलिड नहीं रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सिंक्रोनाइजेशन देख लेते हैं किस तरह से हमने करना है। मैसेज पासिंग में भी आइदर ब्लॉकिंग और नॉन ब्लॉकिंग, हमने पीछे मैसेज पासिंग देखा, अब यहाँ पे हम कह रहे हैं कि मैसेज पासिंग को ही, क्योंकि मैसेज पासिंग के अंदर हो सकता है कि वो एक एक से दूसरे को मिल जाए, या फिर जो है वो आपस में सिंक्रोनाइज ना रहे, ठीक है, तो उनको सिंक्रोनाइज किस तरह से करना है, दो वे है, एक है ब्लॉकिंग और एक है नॉन ब्लॉकिंग, ठीक है। ब्लॉकिंग के अंदर क्या है, ब्लॉकिंग इज कंसिडर्ड सिंक्रोनियस, जो ब्लॉकिंग वाला मेथड है उसको हम अब अभी हम देखते हैं। तो अगर हम ब्लॉक कर देते हैं मैसेजेस को, तो उससे क्या है, सिंक्रोनियस वो रहते हैं, ठीक है, सिंक्रोनाइजेशन जो है उनके दरमियान रहती है, तो मतलब ये वैलिड है। किस तरह से, ब्लॉकिंग सेंड एंड ब्लॉकिंग रिसीव है। ब्लॉकिंग सेंड में हम क्या कहते हैं, द सेंडर इज ब्लॉक्ड अंटिल द मैसेज इज रिसीव्ड, सेंडर जो है अपना मैसेज सेंड करता है और खुद को ब्लॉक कर देता है जब तक वो मैसेज रिसीवर को रिसीव ना हो जाए, ठीक है, सेंडर ने मैसेज सेंड किया, खुद को ब्लॉक कर दिया ताकि नेक्स्ट वाला वो मैसेज सेंड ना कर सके, जब तक वो वाला मैसेज जो पहले सेंड किया वो रिसीव ना हो जाए, ठीक है। इस तरह से किया है कि वो जो मैसेज सेंड किया वो उसको रिसीव हो जाएगा, वो खुद को जो है अपडेट कर लेगा और फिर आगे वाला मैसेज सेंड होगा, ठीक है, सिंक्रोनियस इस तरह से रहेंगे, सिंक्रोनाइज रहेंगे। ब्लॉकिंग रिसीव में क्या है, द रिसीवर इज ब्लॉक्ड अंटिल अ मैसेज इज अवेलेबल, ठीक है, जब तक रिसीवर को वो वाला मैसेज रिसीव ना हो जाए तब तक वो खुद को ब्लॉक कर लेगा, जब वो मैसेज उसको रिसीव हो जाएगा उसके बाद वो अपनी ब्लॉकेज जो है उसको ओपन करेगा और नेक्स्ट को रिसीव करेगा, ठीक है। तो मतलब एक सेंड किया तो ब्लॉक कर दिया, एक रिसीव किया तो ब्लॉक कर